नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, आज देखते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें तो फिर वह कैसे मोशन करेगा। प्यारे बच्चों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। साथ ही अपना वैल्यूएबल सजेशन, कमेंट भी भेजेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कि यदि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया जाए कि देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए दो तरह का नोटेशन यूज करते हैं, एक क्रॉस और दूसरा डॉट। क्रॉस हमारा बताता है इट इज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड। उसी तरह अगर डॉट कहीं यूज करते तो इसका मतलब होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। तो बच्चों, आज हम लोग मान रहे हैं कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड है। अब इसका डिस्कशन लेट ए चार्ज पार्टिकल of mass m and charge q is projected in magnetic field. अब इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम थ्रो किए हैं, तो आइए देखते हैं कि कितने तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यदि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यह चार्ज पार्टिकल फेंके जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो। मैग्नेटिक फील्ड अर्थात कहने का अर्थ कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज इसके जस्ट अपोजिट हो। एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि V मेक्स एन एंगल विथ B। अब यह एंगल हम लोग पहले क्या चर्चा कर चुके थे कि यह एंगल जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। यह थीटा 180 डिग्री भी नहीं हो सकता और थीटा 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो चूंकि यह तीनों केस अलग अलग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कि ऑल दीज कंडीशन में हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चलेगा। मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल का व्हाट वुड बी ट्रैजेक्टरी ऑफ द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो इन्हीं चीज तो हम लोग चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट क्या था
कि बी वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, अर्थात कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या उसके विपरीत हो। तो इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पढ़े हैं। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के अनुसार Q इंटू वी क्रॉस बी, और Q इंटू इसको हम लिख सकते थे वी बी साइन थीटा। अब यहां Q वी बी साइन थीटा दिए गए कंडीशन में थीटा इज आइदर 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब दोनों स्थिति में अगर थीटा की जगह में 0 लिखते तो साइन 0 इक्वल टू 0, मतलब कि साइन 0 0 से मल्टीप्लाइड, नेट फोर्स इज 0। अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है, उसी तरह इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देते तब भी ऐसी स्थिति में भी नेट फोर्स हमारा 0 मिलता। इसका मतलब क्या मिल रहा है, फिजिक्स क्या यहां हो रहा है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स 0 लगता है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता तो न्यूटन के नियम के अनुसार वह चार्ज पार्टिकल अपने पूर्ववत पाथ पर चलते रहेगा, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। वह अपने पाथ पर जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंका गया था, सेम डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से वह चलता जाएगा, उसी डायरेक्शन में वह जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to the magnetic field, अब यहां पर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है तो कूलम लॉरेंज फोर्स के अनुसार लगने वाला फोर्स Q V क्रॉस B which is equal to Q into VB sin theta into unit vector n, and here थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी पी और यूनिट वेक्टर एन। अब इसका फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वेक्टर रूल यूज करें, थंब रूल। अब यहां से देखिए कि मान लिया कि अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, तो राइट हैंड रूल के अनुसार हमारा पहला क्या है, v क्रॉस b
forefinger velocity, middle finger magnetic field, thumb represents direction of force. तो in this case ऐसे हमारा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर वेलोसिटी, इसका मतलब कि इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में उस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगना शुरू कर देता है। किस पे? चार्ज पार्टिकल के। अब परपेंडिकुलर फोर्स क्या कर सकता है? परपेंडिकुलर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली। यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो यह परपेंडिकुलर फोर्स उस मूविंग ऑब्जेक्ट का केवल डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। अब डायरेक्शन बदल सकता है, इसका अर्थ क्या है कि इस पे हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो एज ए रिजल्ट यह सर्कुलर पाथ पर चलेगा, सर्कुलर पाथ पर चलेगा। और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए सेंटीपीटल फोर्स की आवश्यकता होती है, सेंटीपीटल फोर्स की आवश्यकता होती है। और वह सेंटीपीटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? तो वह सेंटीपीटल फोर्स हमको लॉरेंस फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to the magnetic field, a force acts perpendicular to the direction of velocity as well as magnetic field. This force changes the direction of charged particle continuously. चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली, इसका लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट का लगातार डायरेक्शन बदल रहा हो, मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो एज रिजल्ट इट मूव्स ऑन circular path. As a result, it moves on a circular path. अब यहां पर हमें निकालना है कि यदि सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो तो सर्कुलर पाथ पर उसका रेडियस क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो here the required centripetal force is provided by a Lorentz force. Therefore mva square by r centripetal force, where r is the radius, which is equal to qvb कट गया, तो r is equal to mv upon qb. This radius of the charge particle, radius of circular path of charge particle
किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? तो पहली बात है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि हैवियर द चार्ज लार्जर द रेडियस। दूसरी वेलोसिटी, अगर जितना अधिक वेलोसिटी से हम उस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। और m और v के दोनों को हम प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम के भी टर्म में लिख सकते थे कि हायर द मोमेंटम लार्जर इज द रेडियस, हायर द मोमेंटम लार्जर इज द रेडियस। और इनवर्सली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो रेडियस घट जाएगा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज बढ़ा दें तो रेडियस घट जाएगा। इस तरह से रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑल्सो। अब यहां पर हम लोग रेडियस के लिए निकाल लिए, यह रेडियस। अब देखते हैं कि इस एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, एक सर्कुलर पाथ पे चलने में इसको कितना टाइम लगेगा। अगर r रेडियस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहां पर टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, अगर सर्कुलर r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चलता है तो सर्कुलर पाथ पर चलता है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। अब किस स्पीड से चल रहा है, तो हियर देखिए वेलोसिटी v है, इसका मैग्नीट्यूड v है, दैट इज स्पीड, यह तो चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v, और r का अगर मैग्नीट्यूड रखते तो 2π/v, r के जगह में हम लोग लिखते mv/qb। अगर v से v कट जाए तो दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb। अब यहां से फ्रीक्वेंसी 1/t दैट इज qb/2πm, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2π न्यू। तो 2π इधर कर लीजिए, दैट इज qb/m। तो दैट इज यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज इक्वल टू qb/m। दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी doesn't depends on velocity, it is independent on velocity of a charged particle, it depends on strength of magnetic field और q और मास, इतनी चीज पर वह उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। अब आइए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस था कि यदि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में थर्ड, मान लिया जाए कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, चूंकि यह 3 डायमेंशनल फिगर आ रहा है इसलिए फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे बता रहा है, और ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, सपोज v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है।
अब इस वेलोसिटी को दो भागों में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक रिजॉल्व कर सकते हैं v पैरेलल और दूसरा हो सकता है v परपेंडिकुलर। v पैरेलल अर्थात v cos थीटा और v परपेंडिकुलर अर्थात v sin थीटा। अब ये दोनों केस हम लोग बारी बारी केस 1 में और 2 में पढ़ चुके हैं। 1 में क्या पैरेलल कंपोनेंट के कारण हमारा केस 1 है और परपेंडिकुलर के कारण 2 है। अब केस 3 जो है 1 और 2 का दोनों का ज्वाइंट किया हुआ एक साथ है, दोनों एक साथ है। मतलब कि पैरेलल कंपोनेंट के कारण यूनिफॉर्म भी है और परपेंडिकुलर कारण सर्कुलर भी है। तो इस परपेंडिकुलर की फोर्स के कारण परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण इट विल एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्कुलर पाथ। हियर इफ थोड़ा सा लिख लीजिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल is projected with some angle with the magnetic field, V is resolved into two parts. V parallel and V perpendicular. V perpendicular, due to V perpendicular, the charge particle moves on circular path and parallel component gives its uniform motion। यहां का दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ का, यह सर्कुलर पाथ है और इसके साथ सर्कुलर पाथ में लीनियर मोशन भी लगा हुआ है। तो जब सर्कुलर पाथ में लीनियर मोशन लगा हुआ है तो एज रिजल्ट क्या होगा, इट्स एग्जीक्यूट्स मूव्स ऑन ए हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ जिसको कहते हैं हेलिकल पाथ। तो दिस कॉम्बिनेशन gives the helical path to the charged particle। एंड चार्ज पार्टिकल इस पर मूव करेगा हेलिकल पाथ पे। हेलिकल पाथ का अब यहां पर आप हेलिकल पाथ का रेडियस निकाल सकते हैं और पिच निकाल सकते हैं। व्हाट वुड बी पिच? तो रेडियस उसी तरह जिस तरह हम लोग उसमें निकाले थे पहले, एम भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर इज इक्वल टू क्यू भी परपेंडिकुलर बी, तो आर इज इक्वल टू अगेन एम भी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, इट इज द रेडियस। और लीनियर पाथ, इसको एक टाइम पीरियड में जितना दूरी पिच, नेक्स्ट पिच कैसे निकालते हैं? तो पिच निकालते हैं, पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट सर्कुलर टाइम टेकन इन वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ। तो इसको वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगेगा? पिच अब निकालना चाह रहे हैं, पिच निकालना चाह रहे हैं, तो पिच
पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा और टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई r बाई v परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2 पाई v परपेंडिकुलर एन v परपेंडिकुलर बाई QB। तो दैट इज पिच इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर कट गया तो 2 पाई v QB m cos थीटा इट इज रिक्वायर्ड पिच। तो इस तरह प्यारे बच्चों आज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोग 3 केस बारी बारी से डिस्कस किए। पहला कि यदि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें और तीसरा कि कोई एंगल बना के प्रोजेक्ट करें। तो याद रखिए कि यदि एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। जबकि परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा और यदि किसी एंगल बना के प्रोजेक्ट करते हैं तो वह हेलिकल पाथ में घूमेगा। तो आइए उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज के वर्चुअल क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।